हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे MPLRC और स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11 से, जो है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी कोई लैंड ओनर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कुछ लैंड रेवेन्यू पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, जिसके बारे में चैप्टर बताता है कि लैंड रेवेन्यू पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, किस टाइम पीरियड के अंदर पे करना पड़ता है, अगर पे नहीं किया जाता है तो किस तरीके से रियलाइजेशन किया जाता है उसका, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 137 से। सेक्शन नंबर 137 में सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि जो लैंड रेवेन्यू है वो फर्स्ट चार्ज होता है किसी भी लैंड में, मतलब लैंड रेवेन्यू अगर है तो उस लैंड रेवेन्यू का फर्स्ट चार्ज होगा उस लैंड के ऊपर, सबसे पहले मतलब वही रिकवर किया जाता है। तो सेक्शन नंबर 137 में सिर्फ इतनी सी बात की गई कि जो भी लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता है किसी भी लैंड के ऊपर, वो फर्स्ट चार्ज होता है उस लैंड पे जो भी उसके रेंट्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं। तो इस सेक्शन बहुत शॉर्ट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर याद रखिएगा। अब सेक्शन नंबर 138, सेक्शन नंबर 138 है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे कौन से पर्सन की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहाँ पे कौन लायबल है यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। तो अगर कोई ऐसी होल्डिंग है जिसका भूमि स्वामी है, मतलब ओनर है, तो वो भूमि स्वामी जो है वो यहाँ पे लायबल होगा लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। फिर देखिए, अगर कोई ऐसी होल्डिंग है जो कंसिस्ट करती है यहाँ पे लैंड लीज जो है किया गया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे लीज पे दी है किसी लीसी को, तो जो लीसी होगा वो यहाँ पे लायबल होगा लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। फिर उसके बाद ये सबसेक्शन 2 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अगर यहाँ पे कभी भी ऐसा होता है कि जो भूमि स्वामी या लीसी हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो भी भूमि स्वामी होंगे, लीसीज होंगे, वो यहाँ पे जो लायबल होंगे वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे पे करने के लिए लैंड रेवेन्यू होल्डिंग के ऊपर। तो जॉइंटली एंड सेवरली मतलब वो अकेले भी पूरी लैंड रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार होंगे, और सेवरली मतलब जॉइंटली मतलब वो सबके साथ भी लायबल होंगे उस लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए। अब सेक्शन नंबर 139 जो है वो रिपील कर दिया गया था। अब सेक्शन नंबर 140 देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 140 यहाँ पे डेट्स ऑन विच लैंड रेवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड पेबल। तो जो लैंड रेवेन्यू पेबल होता है किसी भी ईयर के लिए वो कब ड्यू होता है, तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से वो ड्यू हो जाता है उस ईयर के लिए, और उसको पेड कर देना चाहिए कब तक, लास्ट डे ऑफ जून तक। लास्ट डे ऑफ जून जो है उस ईयर का, उसी में वहाँ पे पे कर देना चाहिए, और उस मैनर में उस पर्सन के पास उस प्लेस पे जैसे डिस्क्राइब है। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि अगर वो ड्यूज जो है लैंड रेवेन्यू का वो पेबल है कमिसमेंट जो लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018 का है, मतलब जो 2018 में अमेंडमेंट हुए हैं उससे अगर कोई लैंड रेवेन्यू ड्यू हो रहा है तो उसको कब तक पे कर देना चाहिए, तो उसको पे कर देना चाहिए बिफोर 1 अप्रैल 2019 के पहले। अब यहाँ पे पर्सन के पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि वो पर्सन अगर चाहता है तो यहाँ पे वो 10 ईयर्स तक का लैंड रेवेन्यू एडवांस से पे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको एडवांस से पे कर रहा है तो उसको यहाँ पे किसी तरीके का रिबेट यहाँ पे ग्रांट नहीं किया जाता है कि उसने एडवांस पेमेंट किया उस लैंड रेवेन्यू को। और प्रोवाइड फर्दर में ये दिया हुआ है कि अगर लैंड रेवेन्यू सब्सिक्वेंटली एनहेंस कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो भी पेबल रहेगा उस लैंड रेवेन्यू के ऊपर, मतलब वो भी उससे रिकवर कर लिया जाएगा जो पर्सन यहाँ पे एडवांस में पेमेंट कर रहा था। अब सेक्शन नंबर 141 है डेफिनेशन ऑफ एरियर एंड डिफॉल्टर। तो एरियर एंड डिफॉल्टर की यहाँ पे क्या डेफिनेशन होती है, तो जो लैंड रेवेन्यू है यहाँ पे अगर वो पे नहीं किया गया, तो सेक्शन 140 में डेट्स बताई थी कि 1 अप्रैल किसी भी ईयर के उससे ड्यू हो जाता है, और 30 जून तक उसी ईयर के वो पे आउट हो जाना चाहिए। तब अगर वो पे नहीं होता है तो उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एरियर बोलते हैं, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हो गया, ऐसा बोला जाता है। और जो पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा उसको पे करने के लिए वो यहाँ पे क्या होता है, वो डिफॉल्टर होता है। अब सेक्शन नंबर 142 देख लेते हैं। तो पर्सन रिसीविंग लैंड रेवेन्यू बाउंड टू गिव रिसीव। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है अगर वो किसी भी तरीके का पेमेंट ले रहा है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, या कुछ भी सम यहाँ पे रिकवर कर रहा है एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो उसको पर्सन के यहाँ पे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पेई को यहाँ पे उस फॉर्म में जिससे कि प्रिस्क्राइब है कुछ मतलब वो रिसीट पे करेगा। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहा है, तो उस पर्सन की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू रिसीव करने के बाद उसको यहाँ पे रिसीट दे देगा जिस पर्सन ने यहाँ पे वो लैंड रेवेन्यू पे किया उसको। फिर सेक्शन 143 यहाँ पे पैनल इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है
एट द एंड ऑफ पीरियड जो भी स्पेसिफाई है सेक्शन 140 में। तो सेक्शन 140 में आपको पता ही है 30 जून तक यहाँ पे उस ईयर तक वो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू उस ईयर का पे हो जाना चाहिए। तो अगर उसने पे नहीं किया तो यहाँ पे उसको फिर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस एरियर पे फ्रॉम द टिल द डेट ऑफ पेमेंट। जब तक वो यहाँ पे पे नहीं कर देता तब तक उसको यहाँ पे वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसको 12% पर रहना फर्स्ट 12 मंथ का। मतलब अगर उसने सपोज करिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए अगर किसी पर्सन ने 12 मंथ का यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, 12 मंथ तक का टाइम यहाँ पे है जब उसका लैंड रेवेन्यू ड्यू हुआ था, तो उसको यहाँ पे 12% का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू के साथ में। अब अगर उसने 12 मंथ से ज़्यादा का भी लैंड से 12 मंथ से ज़्यादा भी उसने अगर यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया तो फिर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसको देना पड़ेगा 15% पर एनम। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जनरली अगर किसी पर्सन को यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे करना था, उसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, तो फर्स्ट 12 मंथ तक के लिए उसको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब भी उसने यहाँ पे डिले पेमेंट किया। और अगर 12 मंथ से ज़्यादा का पेमेंट मतलब 12 मंथ से ज़्यादा के टाइम से उसका पेमेंट ड्यू है तो फिर उसको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लैंड रेवेन्यू पे जब तक कि वो पे नहीं कर देता लैंड रेवेन्यू को। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट यहाँ पे पेबल नहीं होगा डिलेड पेमेंट के लिए अगर वो पेमेंट जो है लैंड रेवेन्यू का वो सस्पेंड किया गया था ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण यहाँ पे अगर वो सस्पेंड किया गया था पेमेंट लैंड रेवेन्यू का तो फिर उसको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अब सेक्शन नंबर 144 है यहाँ पे रिमिशन सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पे स्टेट कर सकती है रीजंस और यहाँ पे ग्रांट कर सकती है यहाँ पे किसी भी तरीके का रिमिशन सस्पेंशन किसी भी लैंड रेवेन्यू में इन ईयर्स विच द क्रॉप हैव फेल्ड इन एनी एरिया और विच द क्रॉप्स कुड नॉट बी ग्रोन इन एनी एरिया इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर ऑर्डर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पे रिमिशन और सस्पेंशन भी कर सकती है किसी भी लैंड रेवेन्यू के लिए किसी ईयर के लिए जहाँ पे फेलियर ऑफ क्रॉप हुआ था या क्रॉप नहीं उगाई गई थी यहाँ पे किसी तरीके से कुछ कारण से जो कि यहाँ पे ऑर्डर जो है यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया था, उसके कारण यहाँ पे अगर क्रॉप वगैरह नहीं उगा पाया तो उस एरिया में तो यहाँ पे उस एरिया को एग्जाम कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। अब सेक्शन नंबर 145 है यहाँ पे सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज एरियर्स एंड डिफॉल्टर। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो भी सर्टिफाई होगा यहाँ पे तहसीलदार के द्वारा वो इस चैप्टर में यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है किसी भी एरियर्स पेबल टू गवर्नमेंट के लिए या फिर उस अमाउंट के लिए। और एंड जो पर्सन है जिसने डिफॉल्ट किया वो उसको यहाँ पे कॉन्ट्रेरी प्रूव कर सकता है। मतलब अगर उसने जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव ना कर दे, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि तहसीलदार ने जो भी सर्टिफाइड कर दिया वो यहाँ पे एक तरीके से प्रिज्यूम किया जाता है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है जो भी यहाँ पे एरियर्स पेबल हैं गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड। और यहाँ पे जो पर्सन है जब तक वो यहाँ पे जो डिफॉल्टर है जब तक वो कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं कर देता तब तक फिर नो नोटिस टू डिफॉल्टर शैल बी नेसेसरी बिफोर ड्रॉइंग अप द स्टेटमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर्सन को यहाँ पे कोई नोटिस देना भी ज़रूरी नहीं है। जब भी किसी पर्सन के खिलाफ ऐसा नोटिस मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं कि इस पर्सन का यहाँ पे लैंड रेवेन्यू ड्यू है तब उसको यहाँ पे कोई नोटिस भी देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिमांड के लिए यहाँ पे नोटिस देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 146 बात करता है नोटिस ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे तहसीलदार जो है वो यहाँ पे नोटिस ऑफ डिमांड को है वो यहाँ पे सर्व करवाता है जो भी डिफॉल्टर है उसके पास बिफोर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस अंडर सेक्शन 147 की प्रोसेस को इशू करने के पहले यहाँ पे नोटिस भेजा जाता है तहसीलदार के द्वारा रिकवरी करने के लिए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को। अब जो भी डिफॉल्टर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है तहसीलदार के पास कि कोई भी अमाउंट जो है वो ड्यू नहीं है एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू या फिर जो अमाउंट ड्यू है वो लेस है जो भी अमाउंट यहाँ पे डिमांड नोटिस जो सर्व किया गया है तहसीलदार के द्वारा। फिर उसके बाद जो तहसीलदार हैं वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे जो भी ऑब्जेक्शन है जो रेज किए गए हैं एंड ओनली देयर आफ्टर द प्रोसेस प्रोसीड टू इशू द एनी प्रोसेस अंडर सेक्शन 147 इफ रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद ही जब यहाँ पे मतलब वो पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू ड्यू है या नहीं, उसके बाद ही यहाँ पे जो सेक्शन 147 है उसमें जो इशू और प्रोसेस किया जाता है वो उसके बाद ही किया जाएगा रिकवरी वगैरह के लिए। अब सेक्शन 147 है यहाँ पे प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स।
तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एरिया यहाँ पे लैंड रेवेन्यू को जो मतलब पेबल है गवर्नमेंट को, वो रिकवर किया जाएगा तहसीलदार के द्वारा वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस से। मतलब जो तहसीलदार है वो यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू जो भी गवर्नमेंट को है। तो एक इनमें से कोई सी भी प्रोसेस से यहाँ पे वो रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले वो अटैचमेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा है यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं होल्डिंग, उसी होल्डिंग को जिसमें यहाँ पे एरियर जो है वो ड्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर वो होल्डिंग है, अगर उसमें एक या उससे ज़्यादा सर्वे नंबर है या प्लॉट नंबर है तो उनका सेल किया जा सकता है, वन और मोर ऑफ सच सर्वे नंबर। एक या एक से ज़्यादा सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर्स को यहाँ पे सेल करके किया जा सकता है। और मे कंसिडर नेसेसरी टू रिकवर एरियर्स, जो भी उनको यहाँ पे जितना उनको मतलब जितनी उतने सर्वे नंबर्स को प्लॉट नंबर्स को वो सेल कर सकते हैं जितना उनको लगता है कि ये ज़रूरी होगा एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब इतने सम के अंदर यहाँ पे लैंड रेवेन्यू रिकवर हो पाएगा, तो वो इतना कर सकते हैं। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ नो होल्डिंग शैल बी सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विदाउट एग्जॉस्टिंग फर्स्ट प्रोसीजर, जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 154A में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी होल्डिंग है अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अगर कुछ भी ड्यूज़ हैं तो उसके लिए किसी भी होल्डिंग को यहाँ पे सोल्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि यहाँ पे जो प्रोसीजर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 154A में उसको एग्जॉस्ट नहीं कर लिया था, मतलब उसको ख़त्म नहीं कर लिया था, तब तक यहाँ पे ये वाली चीज़ें रिकवर नहीं की जाती। फिर लिखा हुआ है बाय अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग ऑन विच एरियर्स इज ड्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उसको अटैच कर सकते हैं उस होल्डिंग को जिस पे एरियर यहाँ पे ड्यू है, एंड लेटिंग द सेम अंडर सेक्शन 154A। और मतलब उस पहले उस होल्डिंग को अटैच कर लिया जाएगा, और उस होल्डिंग को अटैच करने के बाद क्या होता है कि उसको यहाँ पे लेट कर दिया जाता है ऐसा सेक्शन 154A। जो 154A जब आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे, तो 154A के अकॉर्डिंग उसको फिर यहाँ पे एक तरीके से लेट कर दिया जाएगा। पहले उस होल्डिंग को अटैच कर दिया जाएगा, फिर लेट कर दिया जाएगा। और फिर बाय अटैचमेंट ऑफ एनी अदर होल्डिंग जो भी है, जो बिलोंग करती है डिफॉल्टर की, विच इट इज़ यूज फॉर द प्रोसीजर ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करता है, एंड लेटिंग द सेम, और उसको भी यहाँ पे 154A की तरह लेट कर लिया जाएगा। मतलब क्या होता है, सबसे पहले या तो उस होल्डिंग को अटैच कर लेंगे जिस पे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है, उसको 154A के तहत वो लेट कर देंगे। अगर फिर उसके बाद वो भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो फिर कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूज़ की जा रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उसको 154A में लेट कर देंगे। फिर अगर अटैचमेंट सेल कर सकते हैं कोई अदर रिमूवल प्रॉपर्टी को भी, जो भी जहाँ भी वो सिचुएट करती है, जो बिलोंग करती है डिफॉल्टर को, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ जो प्रोसेस स्पेसिफाई है क्लॉज A एंड C, वो यहाँ पे परमिट नहीं करती अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द फॉलोइंग। तो किस किस चीज़ों को यहाँ पे जो है यहाँ पे किस किस चीज़ों को यहाँ पे सेल नहीं करा सकता, अटैचमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये सिंपल है, सब ने CPC में देखा होगा आपने, अगर CPC का भी पढ़ा होगा तो CPC में भी कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट रहती हैं अटैचमेंट या सेल से, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो चीज़ें एक तरीके से एग्जम्प्ट की गई हैं सेल या अटैचमेंट से। सबसे पहले क्या है, जो नेसेसरी अगर बियरिंग अपीरेल है, मतलब या कुकिंग वेसल है, बेड एंड बेडिंग है किसी डिफॉल्टर की, वाइफ, उसके चिल्ड्रन, और कुछ पर्सनल ऑर्नामेंट है इन अकॉर्डिंग विद द रिलीजियस यूसेज जो हैं, तो उनको यहाँ पे अगर मतलब जो रिलीजियस यूसेज के कारण उसको कभी भी पार्ट नहीं किया जा सकता, वुमेन से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि उसका मंगलसूत्र वगैरह हो गया, तो वो यहाँ पे अटैच नहीं होते। फिर टूल्स ऑफ आर्टिशंस, अगर वो कोई आर्टिशंस है जैसे मोची है कोई है, तो उसके जो टूल्स हैं वो यहाँ पे अटैच नहीं किया जा सकते। और अगर वो डिफॉल्टर जो है वो अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, तो जो भी उसके इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री हैं, एक्सेप्ट एन इम्प्लीमेंट ड्राइवन बाय मैकेनिकल पावर, अगर मैकेनिकल पावर से अगर उनको ड्राइव किया जाता है तो उनको अटैच कर सकते हैं। फिर उनके जो कैटल हैं या सीड्स हैं, जो अगर ओपिनियन में है तहसीलदार का कि जो नेसेसरी होते हैं उसके मतलब जो उसके लिए नेसेसरी है, मतलब तहसीलदार को ऐसा लगता है कि ये उसके लिए ज़रूरी है जिससे वो अपना लिवलीहुड को अर्न कर सके, तो फिर उनको भी अटैच नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल्स जो भी सेट असाइड किए गए हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज़ ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट, तो अगर रिलीजियस एंडोमेंट
के लिए कर उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ किया आता है तो भाई उनको अटैच नहीं किया सकता। फिर हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स जो हैं जो भी उसको यहाँ पे अपार्टमेंट देयर टू के लिए नेसेसरी है उस एंजॉयमेंट करने के लिए, जो भी बिलोंग करते हैं उस एग्रीकल्चरिस्ट के लिए या ऑक्यूपाइड किए गए हैं उसके द्वारा, तो उनके हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स जो भी हैं वो भी यहाँ पे अटैच नहीं होते। फिर प्रोवाइड फर्दर में जो प्रोसेस स्पेसिफाई किया गया क्लॉज बी में, वो शैल नॉट परमिट अटैचमेंट एंड सेल होल्डिंग ऑफ द डिफॉल्टर्स। अब जो क्लॉज बी में होल्डिंग स्पेसिफाई की गई है उनको भी यहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा अटैचमेंट सेल के लिए उस होल्डिंग को, जब डिफॉल्टर जो है अगर वो होल्ड करता है 6 हेक्टर से कम, मतलब 6 हेक्टर या उससे 6 हेक्टर से भी कम अगर वो लैंड होल्ड करता है किसी शेड्यूल्ड एरिया में, तो शेड्यूल्ड एरिया में अगर उसका 6 हेक्टर या उससे भी कम अगर एरिया है तो उसको यहाँ पे अटैच नहीं किया जाता है। और 4 हेक्टर या उससे कम जो एरिया है किसी अदर एरियाज़ में, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज़ को छोड़ के, तो उनका अटैचमेंट नहीं होता है। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइजो, यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया का मतलब जो होता है, तो शेड्यूल एरिया का मतलब है जो एरिया शेड्यूल्ड विद इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में है अंडर पैराग्राफ 6 ऑफ 5th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, मतलब वो उस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे शेड्यूल एरिया में। फिर नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो तहसीलदार है वो रिकवर कर सकता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वो अटैच करके जो उसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट है, लॉकर है, जहाँ पे भी सिचुएट होता है उस डिफॉल्टर का, उनको यहाँ पे अटैच कर लिया जाता है। फिर अटैचमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि जितना भी पॉसिबल हो तो उनको यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, बाय मेड बाय सर्विंग अ गार्निशी ऑर्डर, तो उसको गार्निशी ऑर्डर दे दिया जाएगा। मतलब गार्निशी ऑर्डर आपने सीपीसी में देखा होगा कि जो भी यहाँ पे जजमेंट डेटर का डेटर होता है उसको यहाँ पे नोटिस सेंड कर दिया जाता है कि जो आपको डेट वगैरह पे करना है वो आप उसको पर्सन को ना पे करके यहाँ पे पे करिए। तो जो भी इंचार्ज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है उस मैनर में, जो कि यहाँ पे ऑर्डर 21 में लेट डाउन है 1st शेड्यूल टू द सीपीसी में जो है। और अगर वो यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे मतलब इनकेस लॉकर की अगर हम बात करें जो भी हायर किया गया है यहाँ पे डिफॉल्टर के द्वारा, तो उसको यहाँ पे सील किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सच इंचार्ज। तो यहाँ पे इंचार्ज जो होगा उस लॉकर का, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे उस लॉकर को यहाँ पे सील किया जाएगा। और जो भी उसके बाद जो भी ऑर्डर है तहसीलदार यहाँ पे जो भी ऑर्डर होंगे तहसीलदार के उनके लिए वेट किया जाएगा, जो कि जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो लॉकर को सील किया जाता है तो उसकी जो इन्वेंट्री बनती है उसको यहाँ पे जो भी होता है उसके लिए वेट किया जाएगा। और जो भी कंटेंट्स होंगे उसका अल्टीमेट डिस्पोजल किस तरीके से किया जाएगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। फिर जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं वो जो भी पर्सन यहाँ पे अगर डिफॉल्ट कर रहा है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू देने में, अगर वो एक्सीडिंग 50 लाख से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो सब डिविजनल ऑफिसर है अगर उनको यहाँ पे एक पावर है, मतलब कि अगर किसी पर्सन ने जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू किया है वो अगर सम जो है वो 50 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे वारंट इशू करके उस पर्सन को यहाँ पे कन्फाइन कर सकते हैं सिविल प्रिजन में फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। 15 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए यहाँ पे उसको लेकिन सिविल प्रिजन में नहीं डाल पाएंगे, 15 डेज तक के सिविल प्रिजन में यहाँ पे डाल पाएंगे अगर कोई पर्सन ने यहाँ पे एरियर किया है, और एरियर जो किया है उसका सम जो है वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। और कौन कर पाएगा, तो सब डिवीज़न ऑफिसर कर पाएगा, अनलेस द एरियर्स आर सूनर पेड। अगर उसने पहले पे कर दिया तो ठीक है, अगर वो पे नहीं कर पाया तो फिर उसका अगर सम जो है 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का हो गया तो यहाँ पे 15 डेज तक उसको यहाँ पे सिविल प्रिजन में भेज सकते हैं। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे एक्शन तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसको नोटिस इशू नहीं कर देते उस पर्सन को कि वो यहाँ पे अपीयर हो जाए बिफोर सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब एसडीओ के पास जो डे स्पेसिफाई होगा उस नोटिस में, और शो कॉज करेगा कि यहाँ पे उसको क्यों नहीं कमिट किया जाए सिविल प्रिजन में, तब तक यहाँ पे ये चीज़ें नहीं उसके अगेंस्ट की जा सकती। फिर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है। तो नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड और कन्फाइंड इन अ सिविल प्रिजन फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वेयर सच पर्सन इज। तो इन पर्सनस को यहाँ पे
फिर भी यहाँ पे कभी भी सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा। कौन कौन से पर्सन है, अगर वो माइनर है या पर्सन मेंटली इल है या मेंटली रिटार्डेड है तो उस पर्सन को यहाँ पे सिविल प्रिजन में कमिट नहीं किया जा सकता। फिर अगर उसको एग्जाम किया गया अंडर सेक्शन 133, 135, 135A ऑफ CPC में, तो उनको भी यहाँ पे फिर मतलब उनको भी यहाँ पे सिविल प्रिजन में कमिट नहीं किया जा सकता। फिर जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं वो यहाँ पे इशू कर सकते हैं अरेस्ट वारंट, मतलब नहीं, जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं जिन्होंने यहाँ पे वारंट को इशू किया था वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं उस वारंट को। अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं जिन्होंने यहाँ पे वारंट इशू किया था वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर जो डिफॉल्टर है वो यहाँ पे पे कर देता है या फिर अंडरटेक कर लेता है पे करने के लिए होल या सब्सटेंशियल पोर्शन जो है उसके एरियर्स का, और या फिर फर्निश कर देता है यहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे फिर उनको यहाँ पे रिलीज़ भी कर सकते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। फिर सेक्शन 148 है यहाँ पे कॉस्ट रिकवरेबल एज अ पार्ट ऑफ एरियर। तो जो भी कॉस्ट यहाँ पे सर्व करने में लगती है किसी भी नोटिस को, यहाँ पे नोटिस ऑफ डिमांड को अंडर सेक्शन 146 में ऑफ इशू एंड एनफोर्सिंग एनी प्रोसेस जो भी सेक्शन 147 में दिया हुआ है, तो वो भी रिकवरेबल हो गया एज अ पार्ट ऑफ एरियर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द नोटिस वॉज सर्व और प्रोसेस वॉज इशू। तो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेक्शन 148 बताता है कि जो कॉस्ट उसको यहाँ पे लगा है यहाँ पे सर्व करने में, यहाँ पे जो नोटिस ऑफ डिमांड के लिए, तो वो जो कॉस्ट लगा हुआ है उस कॉस्ट को भी यहाँ पे रिकवरेबल किया जाता है एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब एज ए पार्ट ऑफ एरियर जो भी है उसको यहाँ पे माना जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 149 है यहाँ पे बताता है एनफोर्समेंट ऑफ प्रोसेस इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो भी प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया यहाँ पे सेक्शन 147 में वो एनफोर्स किया सकता है ईदर इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड, या तो उस डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है जहाँ पे उसका डिफॉल्ट किया गया उसके द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है, या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी करना चाहे तो उसको एनफोर्स किया जा सकता है। तो एनफोर्समेंट उसकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, सिर्फ इतना याद रखिए, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी एनफोर्स किया जा सकता है ये रिकवरी वगैरह का ऑर्डर। फिर सेक्शन नंबर 150 है पेमेंट बिफोर प्रॉपर्टी इज नॉक डाउन एट द सेल एंड देयर ऑफ प्रोसीडिंग टू द स्टेट। तो अगर किसी भी तरीके की जो प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन इस चैप्टर में अगर वो किसी पर्सन के अगेंस्ट इशू हो गई थी जो रिकवरी करने के लिए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू करने के लिए, तो ही में एट द टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी इज नॉक डाउन एट अ सेल, तो सेल में मतलब सेल में नॉक आउट होने के पहले उस प्रॉपर्टी का अगर वो पे कर देता है जो अमाउंट क्लेम किया जाता है, तो जो प्रोसीडिंग है उनको क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन के यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर सेल होने वाली थी ऑक्शन में क्योंकि उसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है, तो लैंड रेवेन्यू पे ना होने के कारण उसके अगर प्रॉपर्टी को ऑक्शन में सेल किया जाना था तो सेल के पहले अगर वो अमाउंट जो है वो फुलफिल कर देता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है सेल करने के लिए वो क्लोज कर दी जाएगी। सिंपल सी बात है। अब सेक्शन 151 है एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल। तो प्रोसीड्स ऑफ सेल को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो जो भी प्रोसीड्स होती हैं किसी भी सेल के इस चैप्टर में उनको अप्लाई किया जाता है फर्स्टली जो एरियर्स हैं ऑन अकाउंट ऑफ विद द सेल वाज हेड, तो उसके लिए यहाँ पे जो होते हैं जो भी उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले पे किया जाता है। फिर सेकेंडली जो पेमेंट ऑफ एरियर्स हैं या फिर सेसेस हैं जो भी ड्यू थे डिफॉल्टर के द्वारा अंडर एनी लॉ जो भी टाइमिंग इन फोर्स में चल रहा है, किसी भी रीजन में जो भी चल रहे हैं जो लॉ उनसे रिलेटेड उनको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है प्रोसीड्स ऑफ सेल को। फिर थर्डली बताता है यहाँ पे जो भी पेमेंट है किसी अदर एरियर जो भी पेबल थे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को डिफॉल्टर के द्वारा तो उनको रिकवर करने में। फिर फोर्थली यहाँ पे बताता है कि जो भी कोई एरियर्स थे यहाँ पे जो ड्यू थे यहाँ पे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को तो उनको यहाँ पे रिकवर कर लिया जाता है, और फिर उसका जो सरप्लस बनता है वो यहाँ पे पेबल किया जाता है उस पर्सन को जिसने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया था। और यहाँ पे अगर मोर देन वन डिफ़ॉल्टर्स हैं तो उनके रेस्पेक्टिव शेयर्स मतलब जितना उनका शेयर होगा उस प्रॉपर्टी में जो सोल्ड की गई है उतना उनको दे दिया जाता है। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ जो सरप्लस है जो शैल नॉट बी पेड टू डिफ़ॉल्टर और डिफ़ॉल्टर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ तक उनको यहाँ पे जो सरप्लस है वो पे नहीं किया जाता है।
फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, जब भी उसका कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल की गई थी, और जो या फिर डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सेल है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, तब तक उसको यहाँ पे वो पे नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ पे 2 मंथ्स या कंफर्मेशन ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं जाते। मतलब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 मंथ तक वेट करना पड़ता है जब भी उसका सेल किया गया था। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो कंफर्मेशन ऑफ सेल जब तक होता तब तक। फिर नथिंग इन फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो कुछ भी लिखा हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सेल किया जाता है अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 147 में, वो अप्लाई किया जाता है फर्स्ट टू द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी पेबल थी यहाँ पे डिफॉल्टर के द्वारा फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी सोल्ड की गई हैं अप टू द डेट ऑफ सेल। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब ऊपर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है यहाँ पे, मतलब जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल किया गया है, तो सबसे पहले उसका पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो भी उस डिफॉल्टर का था उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जिसको सोल्ड किया गया है उसको रिकवर किया जाएगा अप टू द डेट ऑफ सेल तक। एंड जो भी सरप्लस होगा फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पे सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद मतलब सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो सरप्लस बचता है उसको पे कर दिया जाता है, जनरल सी बात है। अब सेक्शन नंबर 152 है यहाँ पे लैंड सोल्ड फॉर एरियर्स टू बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। तो अनलेस में लिखा हुआ जब तक सब डिविजनल ऑफिसर मतलब एसडीओ जो है वो यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर देते, मतलब ऑर्डर करके अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर देते, तब तक जो परचेजर है जो भी लैंड सोल्ड किया गया था एज ए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए, उसका जो परचेजर होगा वो यहाँ पे एक्वायर करता है फ्री ऑफ ऑल एनकम्बरेंसेस जो भी इम्पोज थी उसके ऊपर, वो यहाँ पे मतलब उन फ्री मतलब उस मतलब जनरल सी बात है यहाँ पे सीधी बात बता देता हूँ कि जो जब तक अगर यहाँ पे एसडीओ अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर देते तो जो भी परचेजर है उस लैंड का, वो परचेजर के पास जो लैंड जाएगा वो फ्री ऑफ ऑल एनकम्बरेंस होगा जो भी इम्पोज किया जाता है इसके ऊपर। एंड जो ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट जो भी मेड के आते हैं इसके ऊपर अदर देन परचेजर वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ परचेजर के पास जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपरली लैंड यहाँ पे सेंड हो जाएगा फ्री ऑफ ऑल एनकम्बरेंसेस से। और जो भी ट्रांसफ़र बाय ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट जो भी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीज प्रोड्यूस ऑफ ट्रीज से रिलेटेड था या किसी अदर टाइम में जो प्रॉपर्टी और भूमि स्वामी से रिलेटेड था जहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी है, वो शैल डीम टू बी द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 को यहाँ पे मतलब बताया जाता है। मतलब वो उसके लिए यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वगैरह की बात कर रहे थे उनसे फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस रहेगा, जो यहाँ पे बताया हुआ है किसी भी प्रोड्यूस ऑफ ट्री या ट्रीज के प्रोड्यूस से रिलेटेड था उनके लिए फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस बता रहा है। फिर सेक्शन नंबर 153 है यहाँ पे परचेसर टाइटल। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो सोल्ड की गई प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर में, तो अगर वो सच सेल बिकम एब्सोल्यूट एंड द प्रॉपर्टी शैल डीम टू बी वेस्टेड इन द परचेसर फ्रॉम द टाइम व्हेन द मनी मैं फिर से बता देता हूँ। तो परचेसर का टाइटल हो जाएगा यहाँ पे अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ पे सोल्ड किया गया था प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर में, तो जो सेल है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाती है और जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे वेस्ट हो जाती है परचेजर के पास फ्रॉम द टाइम व्हेन द फुल मनी स्पेसिफाइड इन द लेटर ऑफ सेल इज़ डिपॉजिटेड बाय द परचेजर। तो परचेजर के द्वारा अगर वो मनी फुली तरीके से पे कर दी जाती है तो फिर उसके ऊपर जो उसका टाइटल होता है वो पूरी तरीके से उसके पास चला जाता है, वो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है और जो प्रॉपर्टी है वो वेस्टेड हो जाती है परचेजर के ऊपर जब भी वो यहाँ पे फुल अमाउंट पे कर देता है। सिंपल सी बात है, इतना ही यहाँ पे एक सेक्शन बताना चाहता है। अब सेक्शन 154 है परचेजर इज नॉट लायबल फॉर एनी लैंड रेवेन्यू ड्यू प्रायर टू द सेल। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 138 138 और 139 सेक्शन में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी पर्सन यहाँ पे नेम्ड है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ परचेज में, वो यहाँ पे लायबल नहीं रहेगा किसी भी तरीके का लैंड रेवेन्यू जो भी पेबल था इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड जो भी फॉर द पीरियड प्रीवियस टू द डेट ऑफ सेल। तो जो भी परचेसर है जिसने यहाँ पे ऑप्शन वगैरह में यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेल मतलब परचेज़ किया हुआ है, तो उस परचेसर को लैंड रेवेन्यू उस तारीख से पहले का पे नहीं करना पड़ेगा जब से उससे परचेज़ किया गया उसके द्वारा। तो जिस दिन उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ परचेज मिलता है उसके पहले का यहाँ पे उसको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा जो कुछ भी उस प्रॉपर्टी पे ड्यू होगा। सो सेक्शन नंबर 154A से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही।